बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल ऑफ रिपोज। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं? एंगल ऑफ रिपोज। ओके, तो सबसे पहले मैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पहले कुछ लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं, इट इज एन एंगल ऑफ inclined plane for which block on inclined plane just begins to slide। ओके, या फिर हम जैसे मैंने एक सिचुएशन बनाया है, एक ब्लॉक जिसका मास m है, वो एक सरफेस पर रख दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया है, जिस ये पाइवोट पॉइंट हो गया, जिसके अबाउट ये पूरा सरफेस जो दिखाया है हमने, ये रोटेट करेगा स्लोली। ठीक है, ये जो ब्लॉक रखा है हमने, वो किस पे रखा है? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है। अच्छा, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम इसके अबाउट रोटेट कराने वाले हैं स्लोली। ओके, क्या होगा? तो सिचुएशन समझते हैं। मान लिया कि कुछ सिचुएशन ऐसा है, अकॉर्डिंग टू द अगर डेफिनेशन देखेंगे तो अगर ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन रोटेट करने लगे तो मान लिया कि ये वो एंगल है ना, जिसके लिए क्या हो जाए कि ये जो ब्लॉक है वो जस्ट इसके ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो स्लाइड करना जस्ट स्टार्ट करने का मतलब ये होता है बच्चों कि ये वो एंगल है जिस पे मतलब जो मोशन ऑफ द ब्लॉक जो है अभी बचा हुआ है, जस्ट बचा हुआ है ना। तो मान लीजिए कि ये एंगल जो होता है वो हम एंगल ले लेते हैं, ये फाई। ठीक है, इसको फाई आर लिख देते हैं, फाई ऑफ रिपोज। ठीक है, तो हम इस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं, फाई वो एंगल है जिस पे क्या होगा, ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने को नीचे के डायरेक्शन में। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि फाई आर वो मैक्सिमम एंगल है जिसके लिए ये ब्लॉक जस्ट इस पर रुका हुआ है। हल्का सा भी एंगल चेंज करेंगे, ये ब्लॉक क्या होगा, चेंज इन द सेंस बढ़ाएंगे, ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करने लगेगा। अच्छा, ये ब्लॉक आखिर स्लाइड कर क्यों रहा है? तो हमको पता है कि जैसे जैसे इंक्लाइनेशन बढ़ेगा, इधर एक ना mg का कंपोनेंट लगने लगता है, जो क्या करेगा, उसको स्लाइड करने के लिए ट्राई करेगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग को कैसे समझे, तो मान लीजिए कि ये वो एंगल है जिसके लिए इधर फोर्स जो लग जा रहा है वो कितना लग जा रहा है, तो ऑब्वियसली mg फाई आर लग गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, अब ये जस्ट स्लाइड करने को है, इसका मतलब ये है कि पीछे जो फोर्स लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लगेगा, और ये जस्ट स्लाइड करने को है, इसका मतलब ये है ये जस्ट इक्विलिब्रियम में स्टेट है। तो फॉर दिस केस जस्ट बिगिन टू स्लाइड। इसको इम्पेंडिंग मोशन भी बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि mg साइन फाई आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा fs मैक्स के। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मेरा म्यू s इंटू एन, और ये हो जाएगा mg साइन फाई आर। ओके, अच्छा, इन का मतलब इधर क्या हो जाएगा, तो हमको पता है mg का कंपोनेंट इधर है, तो ये mg है, तो इसीलिए mg साइन फाई हुआ है। ये मेरा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg कॉस ऑफ फाई आर, और ऊपर के डायरेक्शन में ये नॉर्मल हो गया। तो वर्टिकल मोशन के लिए क्या हो गया, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, mg कॉस फाई आर। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू एस n के जगह पे mg कॉस फाई आर। ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो क्या हो गया, mg से mg कैंसिल आउट होगा, तो tan फाई आर जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, म्यू एस बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक रिलेशन मेरे पास आ गया। इसका मतलब ये हो गया, हम फाई आर को लिख सकते हैं tan
इनवर्स म्यू एस। अब यहाँ पे अच्छे से देखो बच्चों कि ये वाला जो रिलेशन आ रहा है वो सेम रिलेशन है या सेम वैल्यू में आ रहा है जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन था, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज न्यूमेरिकली सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एंगल ऑफ रिपोज जो है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ओके। अच्छा, ये एंगल ऑफ रिपोज का एडवांटेज क्या है या फिर इसका यूज़ क्यों करते हैं? तो एक तो हमको पता चल रहा है कि वो एंगल है जिस पे हम लोग मोशन जस्ट बिगिन टू स्टार्ट है, मतलब यहाँ तक हम मान सकते हैं कि ये रुका हुआ है। अब हल्का सा ऊपर बढ़ेगा तो ये स्लाइड करने लग जाएगा। न्यूमेरिकली ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब इसका यूज ये है कि सपोज मान ली कि अगर किसी सरफेस का हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है वी हैव tan ऑफ फाई आर है ना, इक्वल्स टू म्यू एस। तो अगर मेरा एंगल पता चल जाएगा तो म्यू एस तो आसानी से पता चल जाएगा tan के रिलेशन से। तो इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, वी यूज़ एंगल ऑफ रिपोज to find coefficient of static friction for inclined plane या inclined surface, या surface भी हम लोग लिख सकते हैं और सरफेस भी लिख सकते हैं। हम उसको इंक्लाइन करके देख लेंगे कि कितना एंगल पे क्या हो रहा है, वो स्लाइड करने वाला है। तो ये मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ रिपोज के तरीके से हम विदाउट एक्सपेरिमेंटल डेटा से हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। इसको अच्छे से समझे एक बार। अच्छा बच्चों, हमने क्या किया, एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमने क्या किया है, एक ब्लॉक को रख दिया है एक सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने म्यू ले लिया है, ठीक है, ओके। इसको हम म्यू एस और म्यू के दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक पाइवोट है जो ओ है, इसके ही अबाउट ये क्या होगा, ये रोटेट करने वाला है ये पूरा सरफेस ही, ठीक है ना। तो सरफेस क्या होगा, सरफेस ही रोटेट करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि जब ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो आपको कमेंट करना है किस पे, तो कांटेक्ट फोर्स पे। अच्छा, ये कांटेक्ट फोर्स क्या है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन में कांटेक्ट फोर्स दिया हुआ होगा तो हमको रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स के बारे में सोचना है। तो कांटेक्ट फोर्स मतलब हो जाएगा आपका रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, ओके ना। और ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, तो एफ सी जो होगा वो क्या होता है, हमने पहले पढ़ा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल का वेक्टोरियल कंपोनेंट, ठीक है। इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, ओके। तो अभी हमको क्या करना है, इसी एफ सी के ऊपर कमेंट करना है कि ये क्या होगा। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। आप 1 मिनट सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो अभी जो सिचुएशन यहाँ पे है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कोई भी टिल्टिंग नहीं है, कोई भी एंगल नहीं बना हुआ है। हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे एंगल जो है वो क्या है, वो 0 डिग्री है। तो लेट अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री। तो इस केस में क्या हो गया, मेरे पास जो सरफेस है वो कुछ ऐसा है और इस पर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो कि mg नीचे हो गया और नॉर्मल ऊपर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स है फॉर हॉरिजॉन्टल केस, फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हम लोग मान सकते हैं कि अगर टिल्टिंग हो रहा है तो अल्फा इक्वल टू कितना है, 0 है। ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन तो अभी तो 0 भी नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो इस केस में क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स है ना, तो यहाँ पे अब कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा, सिर्फ कांटेक्ट फोर्स n है। तो कांटेक्ट फोर्स जो हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स वो सिर्फ हो जाएगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ही हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग लिख सकते हैं कि एफ सी जो होगा
वो सिर्फ एन वेक्टर हो जाएगा। डैट मीन्स एफ सी इक्वल्स टू हो जाएगा नॉर्मल और ये हो जाएगा एम जी। ठीक है, तो ये मेरा ये केस हो गया। अब नाउ धीरे धीरे हम लोग चेंज करते हैं। इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर रोटेशन भी लिख सकते हैं, रोटेटेड बाई अल्फा एंगल, ये अल्फा एंगल है। अच्छा, अब ये अल्फा एंगल जो है वो छोटा है किससे, तो एंगल ऑफ रिपोज से, यानी दिस इज लेस देन फाई आर। ये क्या है, ये एंगल ऑफ रिपोज है। ठीक है ना। चलिए, तो हमें कंडीशन ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि सिचुएशन बनाते हैं, ये मेरा केस हो गया। अच्छा, अब ये पहले वाला सरफेस पहले वाला था, अभी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये एक इंक्लाइनेशन हो गया जो कि अल्फ़ा से रोटेट हो गया है, और ये बॉडी जो है वो कुछ ऐसे बन गई। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस पर हमको पता है फोर्स लगाना है, तो फोर्स लगा दे। ये हो जाएगा एम जी, ये मेरा हो जाएगा नॉर्मल का लाइन, ये मेरा हो जाएगा इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग कंपोनेंट, तो ये हो गया एम जी साइन अल्फ़ा, ये नॉर्मल है, ये हो जाएगा एम जी कॉस अल्फ़ा। अच्छा, अभी क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डाउनवर्ड एक एम जी साइन अल्फ़ा का फोर्स आ गया है, तो पीछे से इसमें फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हो गया एफ स्टैटिक। अब एफ स्टैटिक इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा जो हमने लिया है वो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है। ये इसका मतलब हमें पता है कि ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पे मूव नहीं कर रहा होगा, स्लाइड नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। अच्छा भाई, इसका मतलब ये, अब हमको क्या करना है, हमको तो कांटेक्ट फोर्स निकालना है। तो कांटेक्ट फोर्स किसके कारण होगा, तो बस एफ कांटेक्ट जो होगा वो हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर प्लस फ्रिक्शन वेक्टर, है ना, यही होगा। ठीक है भाई, अब हमको पता है कि एन का वैल्यू जो होने वाला है वो तो एम जी कॉस थीटा होने वाला है, सॉरी नॉट कॉस थीटा, कॉस अल्फ़ा होने वाला है। ठीक है, ओके, वर्टिकल इक्विलिब्रियम से वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। ओके, समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, तो उसके बाद क्योंकि सिंस ऑब्जेक्ट या ब्लॉक इज स्टैटिक, ब्लॉक इज स्टैटिक, तो हम लोग बोल सकते हैं along inclined plane, along inclined plane also f net equals to 0। तो इसका मतलब ये है कि हम मेरा जो एफ एस का वैल्यू होगा वो हो जाएगा एम जी साइन अल्फ़ा के। अच्छा, हमको पता है कि ये जो कंडीशन है वो जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, है ना, क्योंकि ये मेरा जो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है ना, ये मेरा हो गया नॉर्मल और ये मेरा हो गया फ्रिक्शन। तो अब देखिए कि नॉर्मल वेक्टर और फ्रिक्शन वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना, 90 डिग्री। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें यहाँ से, तो ये मेरा हो जाएगा एफ सी का मॉड कोस्ट होगा रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि एन का वैल्यू जो मैं पुट करूँगा तो एन का वैल्यू एम जी कॉस अल्फ़ा है, ओके, और एफ एस का वैल्यू कितना है एम जी साइन अल्फ़ा। जब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास फिर से आंसर जो आएगा वो होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, इसको ऐसे करते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिखते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और हमें पता है कि ये 1 होता है, तो आंसर मेरा आ गया एम जी। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस था तभी मेरा कांटेक्ट फोर्स एम जी आया था, और जब मेरा एंगल
कुछ मिल रहा है ना, कुछ सरफेस को हमने टिल्ट कर दिया, ओरिएंट कर दिया, रोटेट कर दिया, और वो रोटेशन एंगल कितना है, तो वो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है, उस कंडीशन में भी मेरा क्या हो रहा है, एफ सी मेरा एम जे के बराबर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये अल्फ़ा चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, अगर वो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है तो मेरा जो एफ सी जो है वो मेरा कांस्टेंट ही रह रहा है। चलिए अब मैं देख लेता हूँ अगर क्या होता है कि ये अल्फ़ा का वैल्यू tan इनवर्स म्यू के बराबर हो जाता है, ठीक है, या फिर एंगल ऑफ रिपोज। तो इफ़ अल्फ़ा बिकम्स फाइयर, अभी हमने फाइयर के बराबर कर दिया, या फिर tan इनवर्स म्यू के बराबर कर दिया ऑब्वियसली। चलिए तो अब हम लोग जब सिचुएशन देखेंगे तो ये मेरा कुछ ऐसा सिचुएशन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और अभी हमने क्या किया, अभी हमने अल्फ़ा इक्वस टू फाई आर कर दिया। अच्छा, ये एंगल ऑफ रिपोज है, हमें पता है कि एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है जहाँ की ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करेंगे, या फिर हम दूसरे शब्द में ये भी बोल सकते हैं ये वो मैक्सिमम एंगल है जहाँ पे ऑब्जेक्ट जस्ट मतलब रेडी सिचुएशन में है लेकिन मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। दोनों ही लिमिटिंग कंडीशन में हम लोग लेते हैं। तो हमें पता है कि इधर से अब हम लोग काम करेंगे तो ये तो एम जी साइन अल्फ़ा है जो कि फाइयर हम लिखेंगे अभी, और पीछे से जो काम कर रहा होगा अभी मेरा लग रहा होगा एफ एस मैक्सिमम, एफ एस मैक्सिमम। ओके, अब बाकी नॉर्मल डायरेक्शन में तो हमको दिखाई दे ही रहा है। अब ध्यान से देखें अभी क्या हो गया, तो इस केस के लिए जब मेरा कंडीशन क्या हो रहा है, अल्फ़ा फायर हो जा रहा है, तो अभी भी क्या होगा, जस्ट स्लाइड करने वाला है लेकिन स्लाइड किया नहीं, यानी अभी भी जस्ट ये स्टैटिक सिचुएशन में ही है। तो फॉर दिस इम्पेंडिंग केस, इम्पेंडिंग मोशन केस, मतलब अभी ना इस पर मोशन अभी हुआ नहीं है, जस्ट होने को है ना, यानी हम रेस्ट से हम लोग जस्ट रेस्ट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, जस्ट रेस्ट। ओके, अभी जब जस्ट रेस्ट मानेंगे तो मेरा सिचुएशन जो होगा वो मेरा कितना हो गया, तो एफ एस का वैल्यू, एफ एस मैक्सिमम अगर हम लिखेंगे तो म्यू इंटू एन भी लिख सकते हैं, यानी इस कंडीशन में म्यू इंटू एन का वैल्यू जो होगा वो भी एम जी साइन अल्फ़ा के बराबर ही होगा। यानी अगर मैं एफ सी इस केस में भी निकालूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एफ एस मैक्स या लिमिटिंग का स्क्वायर, और एफ एस मैक्स का वैल्यू अगर हम इतना पुट करेंगे तो अभी भी मेरा एम जी ही आएगा। ओके, अच्छा, अब क्या होगा, अब सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ कि अभी और मैं इसको ना टिल्ट कराता हूँ, ठीक है। तो इफ़ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन फाइयर, अब क्या हो गया, एंगल ऑफ रिपोज से जैसे ही बड़ा होगा तो हमें पता है ये मूव तो करेगा ही, ये स्लाइड करेगा, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा। अब सपोज हमने क्या ले लिया, यहाँ पे अल्फ़ा ले लिया है, अल्फ़ा ले लिया है जो कि बड़ा है फाइयर से, तो हमको पता है कि ये ऑब्जेक्ट जो होगा अब ये स्लाइड करने लगेगा, यानी इधर जो फोर्स लग रहा है वो एम जी साइन अल्फ़ा का लग रहा है, और पीछे जो फोर्स लगने लगेगा अब एफ के लगने लगेगा। ओके, तो अब एफ सी का वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो ये मेरा आएगा नॉर्मल वेक्टर प्लस एफ के वेक्टर, ये मेरा नॉर्मल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, तो बस सेम काम करना है, तो एफ सी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर, और ये एन का वैल्यू अभी भी एम जी साइन, सॉरी नॉट साइन, कॉस, एम जी कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर। अब की बार यहाँ पे एफ के को मैं लिखूँगा म्यू इंटू एम जी कॉस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एम जी कॉस अल्फ़ा, एम जी कॉस अल्फ़ा बाहर आएगा तो ये हो जाएगा एम जी ऑफ कॉस ऑफ अल्फ़ा, और अंदर फंसेगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू तो मेरा चलिए कांस्टेंट है ना, म्यू 1 प्लस म्यू से कांस्टेंट है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है ये है
कि अगर मेरा इफ़ अल्फ़ा इज़ इंक्रीजिंग देन कॉस अल्फ़ा इज़ डिक्रीजिंग, है ना, आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज। तो अभी मेरा क्या होगा कि एफ सी जो होगा वो डिक्रीज करने लगेगा। तो अगर कमेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो कमेंट मेरा क्या हो जाएगा, कमेंट में होगा फॉर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0 to 5r या फिर tan इनवर्स म्यू एफ सी जो होगा वो मेरा एम जी होगा और ये मेरा कांस्टेंट होगा। एंड फॉर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 5r या फिर tan इनवर्स म्यू एस, ये मेरा क्या हो जाएगा, तो एफ सी डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो दिस इज़ ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको बैक करके आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।